तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम्हें बिजनेस में 10 साल सस्टेन करना है। उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अगर 10 साल रह गए तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 10 साल में 2 साल ऐसे खराब आते हैं, खत्म हो जाता है। कोविड आया था। बिल्कुल। कोविड आया था, उसमें वो सब साथ थे, सबको 50% सैलरी दी मैंने, सब साथ थे। बल्कि उन्होंने बोला कि सर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, घर का खर्चा तो चलाना है। एंड उसके बाद कोविड के बाद जब दिवाली आई तो हर एक को बोनस मैंने कंपनसेट किया। एक टाइम पे ये लग रहा था मर गए, खत्म हो गया, तो अपनी वाइफ को हिसाब दे रहा था, यार इतना पैसा वहाँ पड़ा, इतना ये पड़ा, इतना ये पड़ा है। कि यार जब खत्म ही हो जाएगा सब कुछ तो क्या करेगा। तो मेरे बैंक अकाउंट में उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2-1 करोड़ रुपए पड़े थे। अगले दिन मैंने मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं आई स्टार्टेड बाइंग, और 5 साल बाद वो मेरे हिसाब से फिनोमिनल पैसा था। मैं बेचता नहीं। 10 रुपये वाला स्टॉक मेरा 500 गया, 500 से 70 आया। आज भी मेरे पास वो स्टॉक है, और आज वो स्टॉक मतलब 2400 चला गया था, आज वो 1400 है। कहावत बताई जाती है कि 1980-82 में किसी ने इनफील्ड खरीदी और उसके दोस्त ने आयशर मोटर के शेयर्स ले लिए। तो आज जो उसकी एनफील्ड है वो 80,000 की उसने ली थी, आज कूड़ा हो गई, मतलब वैसे हो गई। और जिसने 80,000 के शेयर्स लिए थे दैट इज़ वर्थ 40 करोड़। जब मैं आईपीओ लाया था आई हैड अबाउट 5,000 इन्वेस्टर्स। तो मैं सबको ये बोलता था कि मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 5,000 बच्चे हैं। किसी आदमी ने बेचारे ने 50,000, 1 लाख, 2 लाख मेरी कंपनी में लगाया है, तो उसने ये सोच के लगाया है कि उसकी बेटी की शादी इस पैसे से। थैंक यू अभिषेक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। सो आई थिंक फर्स्ट हम ये जानना चाहिए कि व्हाट डू यू डू। एवरीवन इज क्यूरियस टू सी व्हाट यू हैव बिल्ट एज अ फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर। ये मेरे घर वाले बच्चे भी आज तक ये मुझसे समझ नहीं पाए मैं क्या कर रहा हूं। We do many things. I am member of BSc NSC। आप ये जो प्लास्टिक की बॉटल देख रहे हैं, I am the biggest waste collector. I do about 15% of India's this pet waste collection. एंड मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसा बायर नहीं होगा इंक्लूडिंग रिलायंस जिसको मैं नहीं बेचता हूँ। सो तालियां इस बात पर। एंड मेरा मेन काम जो है आई एम इनटू मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई कंपनी जो फाइनेंशियली नॉट डूइंग वेल तो उसके साथ मिलके जो मेरा कंसोशियम है, अब जैसे अज्जू है या इसके पेरेंट्स हैं, इन सब से फंडिंग लेके उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो कई कंपनीज हैं मेरी। हमने स्टार्ट किया था लॉन्ग टाइम बैक इन 2008, गणेशा, APL, रेस एंड couple of other Prime, yeah. कल्याण, yes. हाँ, नहीं, अमेजिंग। सो आई थिंक मैं इस बात पे एक इंसाइट लेना चाहूँगा। जब आप छोटे थे, मैं जानता हूँ आप मेरे को बहुत बार ये कह चुके हो कि आपको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी। अभी भी नहीं आती यार। नहीं आती, ऐसा नहीं है। तो नहीं, आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर। मैं 12th में आई स्कोर्ड अबाउट 52% एंड ग्रेजुएशन में 40-41% थे, तो कोई जॉब नहीं था, तो इसीलिए बिजनेस करना पड़ा। हाँ, तो यूजुअली सोच क्या होती है कि देखो घर से ही पुश मिलता है कि पढ़ाई लिखाई करो, बड़ोगे ना, लेके कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे, क्योंकि दादी कहती थी हमारी है, एंड आई थिंक हकीकत है इस बात पे। यार मेरा ब्रदर ही वर्क्स फॉर ऑरेकल, ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑरेकल एंड बेस्ड इन सिंगापुर। एंड उससे पूछा जाता था तेरी रैंक क्या आई है, मेरे से पूछा था पास हुए कि नहीं। तो ये फर्क है बस। नहीं, बिल्कुल। तो फिर उस टाइम पे एक सोच की बात होती है। आई थिंक एक बड़ा सपना सोचना ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है एक सफल इंसान में और एक असफल इंसान में। तो जब आपके, जैसे आपने कहा 52% आया आपके, तो आपकी उस टाइम सोच क्या थी? आपको लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ करूंगा, या फिर एक मेरा यार होएगा? जॉब का कोई वो था ही नहीं, मेरा शुरू से ही बिजनेस का ही था। हम लोग कैनॉट प्लेस के वहाँ एक रेलवे के फ्लैट्स में वहाँ रहते थे, एंड माय स्कूल वाज भारतीय विद्या भवन। तो हम लोग कई बार ही ना सुपर बाजार के आगे से कोका कोला की फैक्ट्री होती थी, वहाँ से निकलते थे, तो उन लोगों की मर्सिडीज खड़ी होती थी, एंड दैट यूज्ड टू बी ई क्लास। तो मेरा हमेशा से मोटिव यही था कि अगर गाड़ी लेनी है तो ई क्लास लेनी है। मैंने स्कूटर भी लिया, मैंने सब कुछ लिया, बट जब ई क्लास ली तब दिमाग में आया यार ये 20 साल पुराना जो मेरा वो था वो आज पूरा हुआ है। अरे कमाल है, आई थिंक इस बात पे कुडोस। तो मैं भी समाज पे टच करना चाहूँगा, बिकॉज अधिकतर लोग समाज पे हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि जब आपकी, मैं मानता हूँ कि जिंदगी में आपको 6-7 लोगों का एवरेज जो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, जब आपके आसपास 6-7 लोग ये बोलते हैं कि यार
एक आम जिंदगी जी लेंगे, नौकरी कर लेंगे, तो वहाँ पे आपने सोच कैसे कल्टीवेट करी कि मेरे को एक बिजनेस ही करना है और इसी में कुछ बड़ा करना है? वो क्या आपका एक चेंजिंग फैक्टर? मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने भी 10 साल नौकरी करी वैसे तो, बट नौकरी के साथ साथ मैंने इन्वेस्टमेंट्स भी करी। मैंने 2000 का डाउनफॉल देखा, मैंने 2008 का डाउनफॉल देखा, कोविड देखा मैंने। तो मेरे स्टॉक्स ऐसे थे जो 500 रुपये से 70 रुपये आ गए थे। तो 10 रुपये वाला स्टॉक मेरा 500 गया, 500 से 70 आया। आज भी मेरे पास वो स्टॉक है, और आज वो स्टॉक मतलब 2400 चला गया था, आज वो 1400 है। मैं बेचता नहीं हूँ। आई एम ऑलवेज अ लंबी रेस का घोड़ा। वो एक कहते हैं ना, कहावत है कि कई बारी आपको समझदार कहते हैं, कई बार आपको बुद्धू कहते हैं। तो एक बड़ा सा सन्यासी था, उसको एक कोई वाइट कलर का घोड़ा मिल गया। तो घोड़ा बहुत अच्छा था। गाँव का जो चौधरी था वो जा रहा था, उसने बोला जी ये 10,000 में मुझे दे दे। कहता है नहीं। तो दुनिया वालों ने उसको बोला पागल है, 1000 रुपये के घोड़े के 10,000 मिल रहे हैं, नहीं बेच रहा। ये बात फैली तो राजा के पास गई। राजा ने बोला मैं तुझे 5 गौ दूंगा। सबने बोलना शुरू किया कितना समझदार आदमी है ये, तो 10,000 में नहीं बेचा, इसे पता था इसकी इतनी औकात है, उसने राजा को मना कर दिया। तो कट शॉर्ट ये है कि जब अच्छा टाइम आता है तो सारे समझदार कहते हैं, जब आजकल बुरा टाइम चल रहा है तो सारे गधा कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आपने जैसे मर्सिडीज़ की बात बताई कि आपने देखा जब साइकिल पे जा रहे थे, एक मर्सिडीज़ ई क्लास खड़ी थी। तो आपके बचपन में ऐसे क्या चीज़ें आपकी लाइफ को आज शेप कर रखी है? अगर आप वो 3 या 4 इंसिडेंट हमें बताओ कि मतलब ये चीज़ भी ज़िंदगी में ऐसा प्रभाव लाती है कि इंसान की लाइफ नहीं, इंसान की पुश्तें बदल जाती है। तूने अभी पहली बात बोली ना, ट्रुथ, लॉयल्टी, अगर ये चीज़ें हैं तो आपको पीछे मुड़ के कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा सच के साथ देना है, लॉयल्टी तो है ही है। मैं तो हमेशा अगर गलत होता हूँ, 20 साल पहले भी कोई गलत बात करी होगी तो उसके लिए आज भी सॉरी फील करता हूँ। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इस बात पे तालियां, बिकॉज बहुत रेयर फीलिंग है। बिकॉज आई थिंक वही कहते हैं ना, ज़िंदगी में मलाल किस चीज़ का है, आई थिंक वो आपकी परवरिश, आपके संस्कार और किस आई थिंक जो भी आप भगवान को मानते हैं, आई थिंक उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, होता क्या है जब इंसान अपनी फील्ड में, जैसे आपने बोला आप फील्ड में लीडर, और हम जानते हैं मतलब ऑफिशियली ऑनलाइन तो 500 करोड़ आपकी नेटवर्थ है, बट मैं जानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा है। हाँ, बट तब होता है कि आप अब इंस्पिरेशन के लिए किसके पास जाओगे? तो आपके लिए वो क्या सी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है रोज़? यार मेरा बिजनेस, आई रीच माई ऑफिस एट 9:15 एवरी डे। कोई मैं नहीं भी जाऊँ तो मेरा ऑफिस चलता है, बट आई लव, मेरा इंस्पिरेशन यही है कि आई शुड बी इन माई ऑफिस बाई 9:15। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आई थिंक इवन इफ सर गोज आउट लेट फॉर डिनर्स, मतलब 3 बज गए, बट सर इज अप एट 6 AM एंड देन ही इज इन ऑफिस बाय 9:15। तो आई थिंक ये डिसिप्लिन की बात आ गई है। डिसिप्लिन है। नहीं बिल्कुल नहीं, इंजॉयमेंट है यार, डिसिप्लिन नहीं कहोगे। नहीं, और जैसे मैं एहसास करता हूँ, आई थिंक मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा इंसिडेंस बताता हूँ कि मैं एक ओबीस किड था। बचपन से हमेशा ताना मारा जाता था कि अजितेश तू मोटा है, अरे यार मैंने देखा है तुझे। पेट थुल सा है, ऐसे ही मारते मारते। गोलू नाम था मेरा बचपन में। तो व्हाट हैपेंस इन लाइफ इज कि जब वो डिसिप्लिन आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहते हो, वो आदत बन जाती है, और वो आदत में आपको मज़ा आने लगता है। लेकिन आज में अगर मैं एक भजिया खा लूँ, मतलब मेरे कॉफ तो हो जाएगी मैंने भजिया क्यों खाया। बट दैट्स द थिंग कि डिसिप्लिन शुड बी रीआइट्रेटेड, इवेंचुअली इट मेक्स यू हैव फन, मतलब मज़ा आने लगना चाहिए। यार कई चीज़ों में होता है। तूने मेरा एक याद है कुछ डाइटिशियन किया था मेरे लिए, मैंने एक दिन फॉलो नहीं किया। बिल्कुल माय न्यूट्रिशनिस्ट, कॉन्टेक्स्ट दे दो सबको कि आई थिंक मेरे एक न्यूट्रिशनिस्ट थे बैंगलोर के, आई थिंक उनका नाम लिव इजी था। तो मैं इनके ऑफिस गया, उस टाइम फंडिंग मांगने गया था इनसे। तो इन्होंने बोला कि रितेश पतला हो गया कि कर क्या रहा है सर, मेरा न्यूट्रिशनिस्ट है, मतलब मेरा भी अभी ज्वाइन करो। उसी टाइम करवा दिया, पर आई थिंक उसके बाद मेरे को 3 महीने बाद भी न्यूट्रिशनिस्ट कहता कि मिस्टर मलिक तो आई थिंक एक बार भी मैंने उससे डाइट प्लान नहीं लिया, बट तब भी फिट है आई थिंक, काफी यार। तो आई थिंक दिस इज देयर। बट आई थिंक अब थोड़ा टच बेस करते हैं कंपनी को पब्लिक ले जाना। तो वो थॉट क्या है कि हम एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं और एक पब्लिक कंपनी चला रहे हैं, और ट्रांजिशन करने में आपको क्या लगा कि ये चेकलिस्ट तो होनी चाहिए मेरी? एक कंपनी को पब्लिक ले जाने के लिए एक खाली फंड रेजिंग का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। एक पब्लिक ले जाने के लिए आपको 7-8 चीज़ें साथ आती हैं। एक तो फंड रेज हो जाता है, एक आपका जो फिनेंशियल्स हैं जो आप साल में एक बार करते हो, वो आपको हर महीने आपको पता चलता रहता है
कि इस महीने आपका इतना लॉस है, इस महीने प्रॉफिट है, क्योंकि शुरू में हर क्वार्टर में आपको रिजल्ट्स देने होते हैं। दूसरा, कंपनी के अंदर आपको एक कंपनी सेक्रेटरी मस्ट हो जाता है, तो आपकी कंपनी जो वर्किंग होती है वो एक स्मूथ उस पर आ जाती है। आज की डेट में मेरे ख्याल से जितने भी लोग होंगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते होंगे, वो हमेशा ये सोचते होंगे वो कंपनी नहीं है, वो उनकी अपनी जागीर है। जबकि एक कंपनी और एक इंडिविजुअल दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं। जब वो लिमिटेड हो जाती है तो वो उनको वहाँ पे सब कुछ एक चेक्स एंड बैलेंसेस रखने होते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं उसमें जो ग्रोथ के लिए इतनी आपको फास्ट वो देती हैं, बूस्ट देती हैं, कि जो आप प्राइवेट लिमिटेड में 1 साल में करते हो वहाँ 1 महीने में कर सकते हो। और अभी जो आईपीओ मार्केट है जो आने वाला है, आपको क्या लगता है? यार वो बूम था, बीच में तो था, वो तो बूम था। वो एक क्या होता है, साइक्लिक होता है। मैं अभी जो पहले बोल रहा था, हमेशा लॉन्ग टर्म। आज आप इन्वेस्ट करते हैं, आपने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, रिलायंस का आपने कोई घर देखा, उसका कोई प्लेन देखा, आपने इधर उधर की बातें सुनी और उसमें चले गए। तो हमेशा पहले, जैसे अभी तू बता रहा है कि सारा तुम चेक्स एंड बैलेंसेस देखते हो, पहले सारा सबका बैलेंस शीट देखना, इन्स एंड आउट देखना, प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी देखना, ये सब करने के बाद इन्वेस्ट करना, क्योंकि योर मनी इज सो हार्ड एंड मनी, 1 मिनट में जाता है। ऐसा नहीं है मैंने पैसा नहीं खोया, मैंने बहुत पैसा खोया, बट मैंने जो वेल्थ बनाई है वो जो मैंने 2014 में शेयर खरीदे थे आज तक रखे हुए। तो मैं भी उसका आई थिंक, मैं अगर रेफरेंस दूँ, होता क्या है कि मान लो आपने स्टॉक लिया, अब मान लो 20% प्रॉफिट आया, 30% आया, तब लगता है, क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी में ये है कि व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स यू आर फियरफुल एंड व्हेन यू आर मेकिंग लॉसेस यू आर होपफुल। सो इस बात को आपने कैसे तोड़ा? उसमें आप अगर आप करना भी चाहते हो ना, तो स्टार्ट मेकिंग 2 बॉक्सेस, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाला कभी नहीं देखना, एंड अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो लॉस है प्रॉफिट है बिल्कुल ही नहीं देखना। कहीं कुछ करना होता है तो बेचना है तो बेचना ही है। वैसे तो वेल्थ तभी बनेगी अगर आप 10 साल का पीरियड एक स्टॉक को दोगे। सही कह रहे हो। सो अब जैसे हमारे यहाँ एवरेज एज लगभग लोगों की, जो हमारे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी जाएगा, एवरेज फॉलोइंग हमारी 20 से 22 साल की है। अब डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम होती है, तो आपके हिसाब से इन लोगों को इन्वेस्ट सबसे पहले किस एसेट क्लास में करना चाहिए? आपका क्या मेथड होगा? मतलब अगर आप होते इनकी जगह तो आप क्या करते हैं? मैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप। अच्छा, इवन इतना रिस्क है उसका? कम करो ना, जरूरी थोड़ा ही है कि 1 लाख रुपए करना है। स्टार्ट विद 10,000 रुपीज़। और ये जो अफवाह है कि पैसा खोना बहुत ज़रूरी है मार्केट से सीखने के लिए, सही कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, हम तो कहावत बताई जाती है कि 1982 में किसी ने इनफील्ड खरीदी और उसके दोस्त ने आयशर मोटर के शेयर्स ले लिए। तो आज जो उसकी इनफील्ड है वो 80,000 की उसने ली थी, आज कूड़ा हो गई, मतलब वैसे हो गई। और जिसने 80,000 के शेयर्स लिए थे दैट इज़ वर्थ 40 करोड़। वाओ, वेरी इम्प्रेसिव। हाँ, वेरी गुड। सो अब मैं आई थिंक कंपनी की थोड़ी और डेप्थ पे जाता हूँ। कल्चर की बात होती है कंपनी की। अब जैसे अगर मैं जानता हूँ आपकी कंपनी में लोग 20 साल से, 25 साल से है, उसमें आपने जो कल्चर बिल्डिंग करी उसका आज का इम्पोर्टेंस, और वो आपने करी तो कैसे करी उस टाइम पे? कम अगेन, आई कुडंट गेट। तो एग्जांपल, जैसे हम जब कंपनी की बुनियाद रखते हैं तो टीम वो दिल होता है। मैं हमेशा कभी प्रोडक्ट को दिल नहीं कहता, हमेशा कहता हूँ कंपनी के लोगों का, वो एक्चुअल दिल है उस कंपनी का। तो आपके जो कंपनी में दिल थे, जो कुछ 5-6 लोग थे, जो भी मैं जानता हूँ हैं आज स्टिल देयर। हाँ, तो आपने वो परखा कैसे लोगों को? जैसे बहुत लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हम को फाउंडर कैसा लें। यार इसमें परखने की बात ही नहीं होती है, जो अच्छा होगा तुम्हारे साथ रहेगा। आज मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मेरा अकाउंटेंट है, ही वाज जॉइंड एट प्राइस, मतलब सैलरी थी उसकी 2,500 रुपये। आज उसकी सैलरी है करीब 1 लाख रुपया, एंड उसके पास रेस के होंगे करीब 1% स्टेक। तो अगर 2 लाख शेयर भी हैं, 10 रुपये में दिए थे, आज 250 रुपये का रेट है, तो लगा लो उसकी वर्थ क्या है। कैसे छोड़ देगा मुझे? तो वेल्थ क्रिएशन 100% वेल्थ क्रिएशन, इकट्ठा ही बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। पर जब मुश्किल वक्त आता है, जैसे कोविड आया था, कोविड आया था, उसमें वो सब साथ थे, सबको 50% सैलरी दी मैंने, सब साथ थे। बल्कि उन्होंने बोला कि सर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा नहीं, घर का खर्चा तो चलाना है। एंड उसके बाद कोविड के बाद फिर बोनस, जब दिवाली आई तो हर एक को बोनस मैंने कंपनसेट किया।
सारा जो रेजिड्यू था सब बोनस में दिया मैंने। और आप मानो ये वो मिसाल है जब कोविड के टाइम पे लोग ले ऑफ्स कर रहे थे अंधाधुन, मतलब कोई सर पैर ही नहीं था ले ऑफ्स का। सो आई थिंक ऐसे मतलब ऐसे लोग आई थिंक एमएसएमई इंडस्ट्री में जो है आई थिंक इसी वजह से एमएसएमई को लोग प्रॉमिसिंग कहते हैं, बिकॉज वी हैव फाउंडर्स लाइक दैट हु know how to take this company with respect to principles, values to become a large cap company. And employees also, because हम लोग एक विजन दे सकते हैं, काम सिर्फ एम्प्लॉयज़ करते हैं। मेरा उसमें 0% वो है। आज जितना भी काम हो रहा है सारे एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। मेरे से तो कभी कहीं फंस जाते हैं, कुछ आते हैं तो सलाह लेने आते हैं, अदरवाइज 100% वो कर रहे हैं। कमाल है। सो आप फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर हो? First, I lost my dad when I was in 6th class, and my dad was working for railways. मेरी मदर को compensatory grounds पे जॉब मिली थी। She was a clerk in railways, और स्कूल के मेरे फीस के देने के पैसे नहीं थे, मेरी फ़ीस किसी ने दी है, मुझे नहीं मालूम है किसने दी है। आज की डेट में आई स्पॉन्सर अबाउट 10 kids in that school, तो उनकी फ़ीस मैं देता हूँ। कभी मैंने पूछा भी नहीं क्या होता, किसी के डैड की डेथ हो गई या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो चल रही है बात यार। हाँ नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का अफसोस है? कुछ नहीं, आई एंजॉय माई लाइफ लाइक। और सबसे बड़ा गर्व क्या है आपकी ज़िंदगी का? सिटिंग हियर। अरे नहीं ये तो हमारा ऑनर है। बट आई थिंक जब आई थिंक हम नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं, जैसे आप अपनी अब जो नेक्स्ट जनरेशन जो आपका बेटे है एंड बेटी है, उनमें आप क्या वैल्यूज़ ग्राउंड अप इनकलकेट करते हो सो दैट दे कैन बी बेटर लीडर्स देन यू आर टुडे? वो परवरिश कैसे? अभी माय सन जस्ट कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम सॉडर कनाडा। मैं उसको ये बोला कि भाई 2 साल जॉब कर ले, जब तक तू जॉब नहीं करेगा तुझे अपने पापा की वक्त नहीं पता चली, क्योंकि ऑफिस आएगा, मैं तो खाली बैठा होता हूँ, तो उसे लगेगा कि पापा खाली बैठे होते हैं, ऐसी बातें करते हैं, यहाँ तक पहुँच गए, मैं भी ऐसे काम कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। सो बट आपको लगता है कि ज़िंदगी में जैसे आजकल एक चस्का चढ़ा हुआ है स्टार्टअप्स का, सबको है, हमारी किस्मत अच्छी थी कि अंदर चल गया, आप लोगों का नहीं यार सब अच्छा। मुझे बताओ, हमारे टाइम में मेरे को ये याद है कि मुझे अगर कहीं टेलीफोन करने जाना होता था ना, अपने नेबर के यहाँ जाना होता था, क्योंकि हमारे पास टेलीफोन नहीं था। जो एरा हमने देखा है ना, फ्रॉम टेलीफोन टू मोबाइल टू ऑल दीज थिंग्स, उससे ज़्यादा तुम लोग देखोगे। तो 90% स्टार्टअप ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो 10% स्टार्टअप होंगे ना, वो टेस्ला बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आई थिंक। एंड जब आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी की बात करते हो, आई थिंक मैं इंडिया में, आई थिंक मैं तो एक हमेशा मैं आई थिंक जब मैं यूके गया था, सबसे एक सोच के साथ गया था कि मेरे को भारत आना है कैसे भी करके। आज हम इंडिया आए, क्राउड में हमारे पास 70 लोग हैं, मतलब 70 लोगों की टीम है, और आई थिंक ये सौभाग्य है कि हम, आई थिंक आप ही ने मेरे को ये बात बोली थी, अगर आप एम्प्लॉय, एंड आई थिंक आयुष जो यहाँ बैठा है, आयुष सिंघानिया, सो उसके दादा से मैं एक दिन मिला था, और उनने मेरे को एक दिन कहा था कि अजितेश, जिस दिन तुम लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन लोगों के घर चला रहे हो, तो तुम उनके अन्नदाता हो। मैं तो ऐसे नहीं देखता, बट वो सीख बहुत बड़ी थी, बिकॉज दैट्स एक्चुअल पावर, कि मतलब यू बिहोल्ड एक वो पावर, एक दूसरी पावर ये है कि तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम्हें बिजनेस में 10 साल सस्टेन करना है। उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अगर 10 साल रह गए तो स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 10 साल में 2 साल ऐसे ख़राब आते हैं, ख़त्म हो जाता है। जैसे भी कोविड आया, कई लोग उसमें मेरे हिसाब से 10% इंडस्ट्रीज़ वैनिश हो गई। अगर वो वहाँ पे सस्टेन कर जाती तो आज मेरे ख्याल से वो टाटाज वाटाज होती, नहीं कर पाए। तो अपने आप को तुम्हें उतना कंजर्वेटिव होकर चलना है कि कहीं ऐसा कुछ आए तो तुम उसको पास ऑन कर सको। बिल्कुल। बट आपको लगता है जैसे आज की यंगर जनरेशन कंपैरेटिवली बहुत इम्पेशेंट है, दे आर वेरी हंग्री टू गेट थिंग्स एज फास्ट एज पॉसिबल, बट ये चीज़ मैं मानता हूँ, जो चीज़ को परख ले वो एडवांटेज में, बट जो चीज़ नहीं परखे वो 90% में आता है। तो आपके हिसाब से वो क्या सलाह होगी टू ब्रेक दिस इम्पेशेंस कि थिंग्स डू टर्न आउट वेल एट टाइम्स? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस मैन। हाँ, और जब हम मेंटल जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ दैट साइकोलॉजी, वो जैसे आपके पास ये जो बुरे वक्त है, लेट्स से अगर मैं आपको आज उस कोविड के एरा में ले जाऊँ, व्यापार बंद पड़ा हुआ है, मार्केट क्रैश हो रही है, 50% से इंडेक्स गिर गया है, तब आपने अपना कैसे काबू मेंटेन करके रखा? वो एक आसान काम नहीं है। वो क्या था, थॉट था आपके दिमाग में? एक बारी तो मेरे दिमाग में आया था सारा स्टॉक बेच दूँ,
कोविड जब ख़त्म हो रहा था उससे 20 दिन 25 दिन पहले हम लोग आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे थे, तो किसी ने ये बोला कि यार जब ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ तो क्या करेगा। तो मेरे बैंक अकाउंट में उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2-1 करोड़ रुपए पड़े थे। अगले दिन मैंने मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं आई स्टार्टेड बाइंग, और 5 साल बाद वो मेरे हिसाब से फिनोमिनल पैसा था। तो वो विजन की बात है। एक टाइम पे ये लग रहा था मर गए, खत्म हो गया, तो अपनी वाइफ को हिसाब दे रहा था, यार इतना पैसा वहाँ पड़ा, इतना ये पड़ा, इतना ये पड़ा है। नहीं बिल्कुल। बट जैसे एक आज की यंगर जनरेशन के हिसाब से अगर मैं कहूँ, जब हम एक बिजनेस करते हैं तो होता क्या है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर आप अकेले चल रहे हो ज़िंदगी में, यूर अ सिंगल बैचलर पर्सन, चलो जो रिस्क लेना ले सकते हो, और जब आपकी शादी हो जाए, जब आपके बच्चे हो जाए, तब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ को कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। वहाँ पे आप कैसे मैनूवर करते हो? कभी इस बारे में सोचा नहीं। वैसे मैं तो ये सोचता हूँ, जब मैं IPO लाया था आई हैड अबाउट 5000 इन्वेस्टर्स, तो मैं सबको ये बोलता था कि मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 5000 बच्चे हैं। किसी आदमी ने बेचारे ने 50,000, 1 लाख, 2 लाख मेरी कंपनी में लगाया है, तो उसने ये सोच के लगाया है कि उसकी बेटी की शादी इस पैसे से होगी। तो कोशिश तो यही रही मेरी। मैं IPO लाया था 2014 में एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज़, बट दे आर हैप्पी। अच्छा, मेरे साथ जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छा उसमें होता है तो 90% वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। कमाल है। आई थिंक ये तो आई थिंक भरोसा इनने जीता है, आई थिंक इन्वेस्टर्स का। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट टास्क फॉर अस इवन एट क्राउड। आई थिंक बिल्कुल आपका एक विश्वास था। मैं आपको अगर क्राउड की बात बताऊं, वी स्टार्टेड ऑफ विद वन इन्वेस्टर, मिस्टर मलिक वाज द फर्स्ट इन्वेस्टर इन क्राउड, इंडियन एंटिटी। हम वैसे हेक्सा बैक थे यूरोप में, बट इनके नाम से हम दूसरे के पास गए, दूसरे के नाम से तीसरे के पास, और वो रिपल इफेक्ट, आज तक हमने एक कोल्ड मेल नहीं डाली कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, सब प्योर रेफरल के थ्रू गया है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि कहते हैं कि चरित्र, आशीर्वाद और वो पागलपन, जब ये 3 का मिश्रण होता है तभी एक्चुअली आप वो बुनियाद सेट करते हो अपनी कंपनी की। आई थिंक दिस इज, आई थिंक ही डज इट एट लाइक अ मैमथ स्केल, लाइक 1000 गुना बड़ा स्केल है, बट आई थिंक उस लेवल पे, बिकॉज ये आम आदमी का विश्वास जीत रहे हैं, हम उन लोगों का विश्वास जीत रहे हैं जिनका ऑलरेडी पैसा है। ये आसान काम है जो हम कर रहे हैं, बट आम आदमी का विश्वास जीतना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आई थिंक इस बात के लिए शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में यू विल आल्सो गो विद द फ्लो। इनिशियली IPO करवा दो हमारा। आई थिंक हो जाए 1-2 कुछ सालों में, बट irrespective, so I'll just open the door for questions for Mr. Malik. Who wants to ask a few questions? Vishay sir. Sir, you touched upon the founder credibility, the promoter credibility when you're looking for working with companies. तो आप वो ऐसे कौन सी qualities हैं जो आप देखते हैं promoter में when he's running a business, he or she, उसमें आप क्या देखते हैं और क्या वैल्यू करते हैं सबसे ज़्यादा? कोशिश तो हमारी रहती है उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, बट जो भी हमें मिलता है वो बेचारा या फाइनेंशियली ख़राब होता है, या बैंकों के उसे पैसे देने हैं, या कहीं उसको धंधे में लॉस हो गया। एक हमें कोई प्रमोटर मिला, उसने शुगर मिल लगाई सूडान में, एंड ही बोरोड अबाउट 180 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट, बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। सूडान में हो गया कू, शुगर मिल लगी हुई है, गवर्नमेंट ने, एक्सिम बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो बैंकों से तुमने पैसा लिया हुआ है वो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। वो तो ज़ीरो हो गया, उसकी मिल वहाँ खड़ी है, पैसा आया नहीं। आई मेट दैट गाय। अब हमारी उससे नेगोशिएशन चल रही है, बैंकों से नेगोशिएशन चल रही है। 2014 से 2025 तक वो 180 करोड़ हो गया 384 करोड़, इंटरेस्ट और पेनल्टीज और ये लगा के। तब वो 1 टाइम सेटलमेंट चल रही है। अब ऐसे में उस प्रमोटर की क्या गलती? एंड ही इज़ इनटू डिफेंस ऑल्सो। तो अभी जो पाकिस्तान जो वॉर हुआ, उसने ब्रह्मोस के 3 शेल भेजे हैं, तो 5 बनाए थे, एक में कोई प्रॉब्लम आ गई, जो रॉ मटेरियल गवर्नमेंट ही देती है। तो बात चल रही है, लेकिन बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी देखते हैं क्या होता है। तो क्रेडिबिलिटी प्रमोटर की देखते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि 1 टाइम सेटलमेंट हो गई, प्रमोटर पैसे दे रहा है, उसने 2018 से 2023 तक पैसे दिए, 23 में आके बिजनेस में लॉसेस फिर शुरू हो गए, अब वो फिर फंस गया। अब तो बैंक ने तो आपसे साइन करा रखा है कि भैया तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा बिजनेस हमारा। तो ऐसे लोगों के साथ मिल के फिर उनको बैंकों से वो करके उसका 1 टाइम सेटलमेंट करा के, डेट फ्री करा के,
अब जैसे अभी प्राइम की बात कर रहे थे हम, और अभी मैं हिमाचल फ्यूचर का है, उसका नाम हो गया अब रुद्रा का हमने अभी 200 करोड़ रुपये इकट्ठा करके दिया, और सब आप लोगों से ही दिया। 10 रुपये में दिया था, 40 रुपये का रेट है। एंड इस ईयर 30 करोड़ का पैट है, नेक्स्ट ईयर 150 करोड़ के आसपास का पैट आएगा। तो यही चीज़ें हैं। तो गाइस ये सब क्यों है, ये शेयर खरीद लेना जिससे पहले महंगा हो जाए। Any other questions? Yes. So in our business, we have like everyday challenges and like long-term goals as well. So how to decide like on what thing we should focus on? Like, is it the long-term goal or is it the daily challenge? पहले इसका आंसर देता हूँ। जो जॉब कर रहा होता है ना, वो ये सोचता है कि 1 तारीख कब आएगी, सैलरी आएगी। हम लोग ये सोचते हैं यार अभी तो 1 तारीख गई थी, दोबारा आ गई। लॉन्ग टर्म गोल, देखो काम करने में अगर आप लोग ग्रोथ की तरफ काम कर रहे हो तो कई बार आपको चैलेंजेस आएंगे। हम लोग फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म में। मेरा विजन रहता है 5 years, 10 years एंड 20 years। ऐसा नहीं है कि मैं 6 महीने का सोचूं। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं 15,000 टन, मैंने पिछले महीने 12,000 टन किया था, इस महीने मैं करूँगा 10,000 टन। कम हो गया तो मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा विजन है नेक्स्ट 5 years कि नेक्स्ट 5 years में आई शुड बी डूइंग 25% ऑफ इंडियाज़ कलेक्शन। तो मैं उस पे जा रहा हूँ, ये नहीं देख रहा हूँ डे टू डे कि इस बार 2,000 कम हो गया यार, क्यों हो गया, कैसे हो गया। बेटर है कि लॉन्ग टर्म। That answers your question. Yes. Any other questions? Yes, Shekhar. Hi, sir. Sir, which asset class should we invest in for both short term and long term, and why? Tip मांग रहे हो शेखर? आज की डेट में स्मॉल कैप यार, आज की डेट में स्मॉल कैप। खोने को कुछ नहीं है, आने को बहुत कुछ है। For both short and long term? लॉन्ग टर्म डिफेंस। Shruti. So I own a business, a clothing brand, and we are a bootstrap business. 4 साल हो गए हैं हमें, and now at this point, like people are willing to invest in Basata. It's called Basata. But obviously investors आ जाते हैं, so आपके obligations and all these also increases. So right now I'm at a point where I need to understand if we are ready to take up investments या funding के लिए, because obviously it comes with a lot of responsibilities. So when do you know that you're actually ready to take that step? पैसा आ रहा है तो किसको बुरा लगता है। देखो, अगर पैसा ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। अल्टीमेटली आज किसी के बच्चे को अगर आप बार में बिठा के आ जाओगे और ये सोचोगे विस्की नहीं पिएगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको पैसे को जुडिशियस यूज़ करना आना चाहिए। ये नहीं है कि पैसा आया, आपने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया। अगर पैसा आपका बिज़नेस के लिए आ रहा है, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए आ रहा है, उसको उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो कोई हार्म नहीं है। उसमें नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि डेट नहीं है। तो ये आपका रिस्क कैपिटल है। जो भी आपको पैसा दे रहा है ये वाला, वो समझ के दे रहा है कि 10 रुपये के या 8 रुपये रह जाएंगे या 10 रुपये के 100 रुपये हो जाएंगे। वो आपको देखना है। अब आप 4 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता आपकी क्या बॉटम लाइन है, टॉप लाइन है, बट आपको पैसा लेना चाहिए। 4 साल के बाद अगर आपका ब्रांड भी है, सब कुछ है, ग्रोथ है, स्टार्ट टेकिंग इट। एंड ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा लेना है, 1% 2% डाइल्यूट कर दो तो आपकी एक वैल्यूएशन बन जाती है। तो एक बारी वो वैल्यूएशन बन गई ना, तो जब भी आप सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड करोगे तो उससे ऊपर ही करोगे। That's a great point, because अधिकतर हम जैसे जो लोग स्टार्टअप इंडस्ट्री में हैं, आई थिंक श्रुति, वी हैड अ कन्वर्सेशन, इट्स लाइक हम कितना डाइल्यूट करें, ये इन्वेस्टर कितने मानेगा कि, बट वी थिंक दैट द वर्थ इज मोर। बट आई थिंक व्हाट सर सेड इज लाइक, आई थिंक रियली एप्ट कि लाइक क्या ज़रूरत है बिजनेस को, लाइक दैट्स द फ्यूल दैट यू नीड, व्हिच इज मनी। बट यस, एनी अदर क्वेश्चंस फॉर सर? यस विशेष सर। हाँ प्लीज यार। Sir, if you could go back to the beginning of your career, अगर आप वापस चले जाए जब आपने स्टॉक मार्केट में या अपने बिजनेस में स्टार्ट किया था, तो अभी जो आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जो आपने एक्सपीरियंसेस कमाए हैं, सर,
आप अपने अपने उस पुराने सेल्फ को क्या एडवाइस देंगे सर कुछ कि ये आप डिफरेंटली करिए या इस तरह? या मेरे हिसाब से ना, मैं अपने आप में हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 2% लोगों में से होऊंगा जिसने ये अचीव कर लिया। तो मैं अपने आप को तो बहुत खुशकिस्मत भी समझता हूँ, और सबको ये कहूँगा कि सबको रिस्क लेना चाहिए। और मेरे पास तो खोने के लिए था ही नहीं कुछ, मतलब आई वॉज बिग ज़ीरो से नीचे जा ही नहीं सकते थे। तो मेरे को पाने के लिए था, तो मैंने रिस्क लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है मैंने मार नहीं खाई, मैंने कई बार अपने घर को कोलैटरल पे रखा, सब कुछ किया। तो बट गॉड इज़ बीन काइंड टू मी, आई एम डूइंग गुड। सो अच्छा होता है तो सबको अच्छा लगता है। मेरा आई थिंक फॉलोअप सवाल है जो आपने कहा। देखो, जब ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लमें होती हैं ना, हम जैसे हमारे 32 दांत होते हैं, एक दांत में अगर वो खाने का दाना अटक जाता है तो हमारी जीभ हमेशा वहाँ जाती है। वो प्रॉब्लम है लाइफ की। जब ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो हमेशा वहाँ खटकती रहती है। तो जब जैसे आपने बोला कि आपने घर कोलैटरल पे दिया, ये एक प्रेशर ऐसा है कि मतलब आपकी स्टेक होल्डिंग इन लाइफ, लाइक आपका परिवार है, बच्चे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको सताती नहीं थी रोज, हर मिनट, हर सेकंड तो नहीं, हाँ। बट दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहती थी और कि डेट फ्री रहना। आज की डेट में मेरी कंपनी में जो डेट होगा। सुनील मलिक इज 100% डेट फ्री। मैंने कसम खा रखी है मुझे डेट नहीं लेना है। हाँ, सो गाइस, फॉर हूएवर थिंक्स कि डेट इज किंग, ऐसा कुछ नहीं है। कर्ज लेना अच्छी बात नहीं, बट ऑफ कोर्स नहीं, अगर डेट से अगर आपका कोई सीधी सी बात है, 12% का डेट लेके आप 24% कमा रहे हो तो नथिंग है, नो हार्म। अब 12% लेके क्रेडिट कार्ड का बिल दे रहे हो। I think that's a very valid point. Okay, I think any last questions for sir? Yes. सर, आपकी आज तक की जर्नी में कोई ऐसा इंस्टिंक्टिव डिसीजन जो आपने लिया हो, कोई लेटर ऑफ उसने आपको पे करा हो, मतलब नॉट फैक्ट बेस्ड डिसीजन, बट जस्ट कि आपके मन में था कि वो चीज़ करनी है और उस चीज़ ने लेटर टाइम पे आपको पे ऑफ करा हो? मैंने एक मेरा दोस्त है, उसकी कंपनी के लिए कुछ पैसे दिए थे, पता ही वांटेड, एंड प्राइवेट लिमिटेड थी वो। तो उसने उसके बेसिस पे मुझे कुछ शेयर अपने दे दिए, और आज ही मैं अभी बता रहा था, तो अभी कल ही परसों वो लिस्ट हुई है, तो वो 4 गुना 5 गुना ऊपर लिस्ट हुई है। मेरे को उम्मीद नहीं थी पैसे भी वापस आएंगे। इंस्टिंक्ट, अब आज किसी को ज़रूरत है, आ गया, मैंने वैसे ही दिया। मैंने कहा तू लोन ले जा, तो मैं लोन नहीं लूँगा, अब मेरी इक्विटी ले लो। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका आईपीओ आएगा, अब कल ही उसका आईपीओ बंद हुआ है। कमाल है। Any other questions? Yes. Sir, crypto market has seen various fluctuations over a period of time. There is some controversies which are already since COVID time period. And yeah, today it's being said that overall crypto will be more valued and gold will eventually fall, like its price fall. So what are your insights on it? What do you think about it? Is it really worth? बहुत आसान है कहना इसका। क्रिप्टो मार्केट, सबसे पहले तो क्रिप्टो मार्केट है क्या? क्रिप्टो मार्केट एक चांद पे आपको घर दिला रहे हैं। उसका कोई बेस नहीं है, और जब तक कोई चल रहा है, सब कुछ है, आई मे बी रॉन्ग क्योंकि मैं पुरानी जनरेशन का वो हूँ, जब तक कोई बेस नहीं हो तब तक कोई चीज़ मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी मेरे बेटे ने भी खरीद रखे हैं। तो क्योंकि जब तक बेस नहीं है, आज मैं कंपनी चला रहा हूँ, उसका बेस है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, एक बेस है, हर चीज़ का एक बेस है। क्रिप्टो का कोई बेस नहीं है। अब लेकिन वही है, $1 वाली चीज़ आज $1 लाख है, तो कुछ नहीं कह सकते। किस्मत। थैंक्स एवरीवन।